जय हिंद बच्चों, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं निरंजन केवी। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं बिहार विद्यालय का जो 10वीं कक्षा का हिंदी बुक है जिसका नाम है गोधूली भाग 2, उसके पहले भाग का यानी पहले खंड का, 2 खंड में बटा हुआ है गोधूली। आप सबको पता होगा कि 2 खंड में बटा हुआ है। पहला खंड जो है गद्य खंड है और दूसरा खंड जो है वो काव्य खंड है। तो आज हम लोग गद्य खंड के पहले पाठ की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के अंतर्गत जितने प्रश्न हैं सबके उत्तर को जानेंगे। क्योंकि आप गर्मी की छुट्टी के दौरान अभी घर में हैं, ठीक है, और आपको होमवर्क भी मिला होगा, उस होमवर्क को पूरा भी करना है। तो आइए, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, होमवर्क बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, वो लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक है। तो उसका उत्तर है कि लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। वे जाति प्रथा का समर्थन इस आधार पर करते हैं कि आधुनिक सब समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है, ठीक है। विडंबना यह है कि हानिकारक सामाजिक व्यवस्था को उपयोगी सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखिए, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक, उत्तर, जातिवाद के पोषक तर्क देते हैं कि आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। उनके अनुसार जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। लेखक की प्रमुख आपत्तियां निम्नलिखित हैं। जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन करती है, ठीक है। जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं करती बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन करती है, नंबर 1। देखिए अगला, यह विभाजन स्वाभाविक नहीं है, यह स्वाभाविक नहीं, यह विभाजन कृत्रिम है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें व्यक्ति की रुचि और क्षमता का ध्यान नहीं रखा जाता, इसमें व्यक्ति की रुचि और क्षमता का ध्यान नहीं रखा जाता। अगला, यह समाज को ऊंच नीच के आधार पर बांट देती है, ठीक है। अगला, यह सामाजिक समता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के विरुद्ध है, ठीक है बच्चों। अगले पेज पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। उत्तर, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह व्यक्ति की रुचि योग्यता पर आधारित नहीं है। यह जन्म के आधार पर पेशा निर्धारित कर देती है। साथ ही यह श्रम का नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन करती है तथा उन्हें ऊंच नीच के क्रम में बांट देती है, ठीक है। प्रश्न 5, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। उत्तर देख लीजिए इसका। जाति प्रथा व्यक्ति को पैतृक पेशा अपनाने के लिए बाध्य करती है और उसे अपनी रुचि या योग्यता के अनुसार पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती है। बदलती आर्थिक परिस्थितियों में जब पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है तब व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता और बेरोजगारी का शिकार हो जाता है। इसलिए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर का। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों, ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर, लेखक के अनुसार आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या यह है कि बहुत से लोग अपने निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। ऐसी स्थिति में ना उनका मन काम में लगता है और ना ही वे कार्यकुशल बन पाते हैं। इससे उत्पादन और प्रगति दोनों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 7, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। इसके कई पहलू हैं। लेखक ने जाति प्रथा को निम्नलिखित आधारों पर हानिकारक बताया है, ठीक है। अब देखिए 1 नंबर, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है।
2 नंबर में देखिए, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर देती है। 3 नंबर, यह पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती। 4 नंबर, यह बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। 5 नंबर, यह आर्थिक उन्नति में बाधक है। 6 नंबर, यह सामाजिक ऊंच नीच और भेदभाव को जन्म देती है। 7 नंबर, यह लोकतंत्र तथा भ्रातृत्व की भावना के विरुद्ध। अब 8 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? 8 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व आवश्यक है। समाज में ऐसी गतिशीलता होनी चाहिए कि परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सके। बहुत अच्छा। लोगों में परस्पर संपर्क, सहयोग, सम्मान और समझदारी की भावना होनी चाहिए। चलिए आगे, पाठ के आसपास की कुछ बातें हैं। संविधान सभा के सदस्य कौन थे? प्यारे बच्चों देख लीजिए यह सवाल, कहता संविधान सभा के सदस्य कौन थे? इसका उत्तर है, संविधान सभा में देश के विभिन्न भागों और समुदायों के प्रतिनिधित्व सदस्य थे। प्रमुख सदस्यों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू आदि प्रमुख थे। क्वेश्चन 2, जाति प्रथा पर लेखक के विचारों की तुलना महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से करते हुए संक्षिप्त आलेख तैयार करें। उत्तर देखिए इसका, डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा को सामाजिक असमानता का मूल कारण मानते थे और इसके पूर्ण उन्मूलन के पक्षधर थे। महात्मा गांधी अस्पृश्यता के विरोधी थे तथा समाज में समानता, सद्भाव स्थापित करना चाहते थे। ज्योतिबा फूले ने दलितों, पिछड़ों तथा महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा जातिगत भेदभाव का विरोध किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान पर बल दिया। इन सभी विचारकों का लक्ष्य समानता और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना थी। बहुत महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न 3 नंबर, जातिवाद और आज की राजनीति विषय पर अपने विचार लिखिए। लिखिए बच्चों अपने विचार। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आज भी भारतीय राजनीति में जातिवाद का प्रभाव देखा जाता है। कई राजनीतिक दल जातीय आधार पर वोट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इससे सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुंचती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए राजनीति का आधार जाति नहीं बल्कि विकास, शिक्षा, रोजगार और जन कल्याण होना चाहिए। 4 नंबर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है? तो देखिए क्यों कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक मनु इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान के माध्यम से उन्होंने नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की। आधुनिक भारत की विधि व्यवस्था को आकार देने में उनके योगदान के कारण उन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। बहुत अच्छे। आगे भाषा की बातें हैं, है ना? ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग भाषा की बात करेंगे। पाठ से संयुक्त, सरल एवं मिश्र वाक्य चुनिए। अभी मैं सिर्फ प्रश्न को सॉल्व कर देता हूँ, फिर इस पर एक अच्छा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा जिसमें हम आपको अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे या फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस पर बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आएंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे सरल वाक्यों की रचना कैसी होती है, संयुक्त वाक्य की रचना कैसी होती है, मिश्र वाक्य की रचना कैसी होती है। फिलहाल इस वक्त सिर्फ इस प्रश्न का हल ढूंढते हैं, यानी कि इसका उत्तर लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए सरल वाक्य का देखिए उदाहरण। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज की आवश्यकता है। ठीक है, श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज की आवश्यकता है, ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य देखिए, उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है जिससे मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये हुए संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य, यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो
तो उसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। ठीक है, ये हो गया मिश्र वाक्य। आगे बढ़ते हैं, कुछ शब्द हैं और उसके कुछ विलोम शब्द हैं। तो शब्द देख लीजिए, जैसे है आपका सभ्य, तो सभ्य का होता है असभ्य, विभाजन का होता है संगठन, निश्चय का होता है अनिश्चय, दंभ का होता है नम्रता, स्वतंत्रता का होता है परतंत्रता, वैध का होता है अवैध, वैध का अवैध, सजग का असजग, रक्षा का विनाश, पूर्व निर्धारण का निर्धारण या पश्चात निर्धारण। आप पश्चात निर्धारण भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, पाठ से विशेषण चुनकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए कुछ विशेषण है और उसका हम वाक्य के माध्यम से वाक्य में उसका प्रयोग करेंगे। जैसे आधुनिक, तो हम कह सकते हैं कि भारत एक आधुनिक राष्ट्र है। आधुनिक राष्ट्र है नहीं, बस एक वाक्य बनाने के लिए आधुनिक शब्द का हमने इस्तेमाल कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभ्य, हमें सभ्य नागरिक बनना चाहिए। सामाजिक एकता देश की शक्ति है। आर्थिक विकास आवश्यक है। व्यक्तिगत, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगला सवाल, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखिए। एक तरफ बाएं तरफ शब्द और दाहिने तरफ उसके पर्यायवाची शब्द है। जैसे बुद्धि का मति, विवेक या प्रज्ञा, श्रमिक का मजदूर, कर्मकार, कामगार, पेशा का व्यवसाय, रोजगार, वृत्ति, अकर्मण्यता का निष्क्रियता या आलस्य, अनुमति का स्वीकृति या आज्ञा, अवसर का अवसर का पर्यायवाची मौका या सुअवसर, परिवर्तन का बदलाव या रूपांतरण, सम्मान का आदर, प्रतिष्ठा, सत्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको होमवर्क कंप्लीट करने में इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, अच्छा है, तो आप वीडियो को तो लाइक करेंगे ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो हम लेकर के आते ही रहेंगे और आपके लगभग सभी चैप्टर्स का, सभी पाठ का हम इसी प्रकार से आपको प्रश्नोत्तर देंगे। इससे भी ज़्यादा अच्छे से आपको हम प्रश्नोत्तर दे देंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। थैंक यू वेरी मच।